बीएनएसएस की सीरीज में आज बारी है सेक्शन 170 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 190 बीएनएसएस। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, वो मैंने इस तरीके से तैयार की है कि जो चैप्टर 13 है बीएनएसएस का या चैप्टर 12 सीआरपीसी का, ये पूरा का पूरा बेसिक इस चैप्टर का आपको समझ आज इस वीडियो में आ जाएगा। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देकर इस वीडियो को सुनना है। हाँ, आप चाहो चैनल को सब्सक्राइब ना करो, कोई बात नहीं, बट मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, इस 10-15 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए मैं 7 से 8 घंटे आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, क्रक्स निकाल के आपको केवल 10 मिनट में दे देता हूं। तो आपसे आपके लिए ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देख लिया करो। इन वीडियोस को देखने से मैं गारंटी आपको देता हूं कि आपको इस तरीके से तैयार कर दूंगा कि आप जहां भी खड़े होंगे आप आउटस्टैंडिंग होंगे और जवाब ऐसा देंगे कि सामने वाला कन्विंस होगा, बशर्ते कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। हो सकता है कि वीडियो आप आधी देख के छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन भी रह सकता है, क्योंकि मैं जिस तरीके से बताता हूं वीडियोस को, वो वीडियो पूरी होने के बाद ही कंप्लीट होगा। तो आप अपने लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल को आप सब्सक्राइब ना करें, कोई बात नहीं, चलेगा। इस चैप्टर 13 बीएनएसएस या चैप्टर 12 सीआरपीसी को समझाने के लिए मैंने एक पॉइंट लिया है, इन्वेस्टिगेशन। ये मैंने इन्वेस्टिगेशन को यहां पर बिल्कुल मिडिल में रखा और यहां मिडिल में रखते रखते चैप्टर 13 बीएनएसएस कैसे कंप्लीट होता है, बस आपको 1 मिनट में ऐसा समझाऊंगा कि फ्यूचर में आपको कोई डाउट नहीं होगा और कॉन्सेप्ट कितने क्लियर होंगे अभी देखना। अपने पास 5 रेलेवेंट प्रोविजंस हैं जहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा ऐसे, जिस तरीके से आज आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1 बात, सेक्शन है 154 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 173 बीएनएसएस। इस सेक्शन में कोई भी पर्सन, चाहे वो विक्टिम है चाहे वो विटनेस है, वो इंफॉर्मेशन दे सकता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की, संज्ञेय अपराध के घटित होने की इंफॉर्मेशन स्टेशन हाउस ऑफिसर को देगा, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करेगा और देन फिर वो इन्वेस्टिगेशन पर आ सकता है। बात नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास आती है, तो वो रजिस्टर करेगा उसको 155 सीआरपीसी और उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 174 बीएनएसएस में। लेकिन रजिस्टर तो कर लेगा, बट यहां पर उसको इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन की पावर उसके पास कब आएगी? इसी सेक्शन में बताया गया कि विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट वो पुलिस ऑफिसर शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। इट मींस इस मैटर में, नॉन कॉग्निजेबल केस के मैटर में मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर ले आइए और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। बात नंबर 2। बात नंबर 3, जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन स्टेशन हाउस ऑफिसर को दी गई 154 सीआरपीसी या 173 बीएनएसएस में, उसने रजिस्टर नहीं किया और रजिस्टर नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं करेगा। इसलिए उस पर्सन ने, जिसने इंफॉर्मेशन दी थी, उसने क्या किया, इसी इंफॉर्मेशन को या इसका क्रक्स उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का पुलिस में हेड है, उसको बाय पोस्ट भेज दी, बाय पर्सन वहां दे के आ गया और वहां से एक रिसिप्ट ले ली। फिर भी अगर एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ, देन वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है वो पर्सन, और कोर्ट के पास पावर है 156(3) सीआरपीसी या उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 175(3) बीएनएसएस में, कि वो स्टेशन हाउस ऑफिसर को ऑर्डर कर सकता है कि इन्वेस्टिगेट करे, इस मैटर में एफआईआर रजिस्टर करे। तो इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से भी शुरू हो सकता है। ये बात हुई नंबर 3। अब बात नंबर 4, 157 सीआरपीसी आप देखिए,
यहां पर लिखा गया कि वो इंफॉर्मेशन जो इधर रिसीव हुई थी 154 सीआरपीसी या 173 बीएनएसएस में, या तो इससे, और एक दो वर्ड और वहां पे यूज हुए, और अदरवाइज, जिनको हम लोग पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। और अदरवाइज का मतलब यह है कि कभी कभी पुलिस ऑफिसर अपने ही आप इंक्वायरी शुरू कर देते हैं किसी मैटर में कि अभी तक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ नहीं था, या प्राइमा फेसा ही नहीं लग रहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी थी, और इंक्वायरी करते करते उनको लगा, जब इंक्वायरी कंक्लूड हुई तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध हो गया, देन तब भी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। ये 157 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन 176 बीएनएसएस है। ये हुआ तरीका नंबर 4, फोर्थ टाइप जहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। लास्ट वन सेक्शन है 202 सीआरपीसी, उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 225 बीएनएसएस। जब कोई कंप्लेनेंट पुलिस के पास जाना उचित नहीं समझता, वो डायरेक्ट अपनी प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, या फिर जो 156 सीआरपीसी या 175(3) बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच किया था, तो वहां पर भी अपनी एक प्राइवेट कंप्लेंट मूव करता है एक एप्लीकेशन के साथ साथ। मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया, अभी पुलिस को नहीं बोला इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया, और कॉग्निजेंस लेने के बाद अब मजिस्ट्रेट साहब को यह तय करना है कि एक्यूज पर्सन को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, उसको प्रोसेस इशू किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये डिसाइड करने के लिए वो पुलिस को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप पर्टिकुलर इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन करके आप बताइए क्या मैटर है, जिससे कि उस रिपोर्ट को देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड कर लेंगे कि अब एक्यूज को 204 सीआरपीसी और उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस में नोटिस सम्मन्स करके बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। तो ये 5 तरीके हुए जिनसे इन्वेस्टिगेशन पर पहुंचा जा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन को अगर ब्रीफ में मैं आपको बताऊं तो इन्वेस्टिगेशन मींस कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। इस केस में जो भी एविडेंसेस, प्रपोज्ड एविडेंसेस हो सकते हैं, उनको कलेक्ट करना है। और एविडेंसेस जब कलेक्ट कर लिए गए तो अब पुलिस ऑफिसर को अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है कि ये जो मटेरियल अभी कलेक्ट हुआ, एविडेंसेस कलेक्ट हुई, चाहे वो ओरल एविडेंस, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, चाहे मटेरियल एविडेंस, ये जितनी भी कलेक्ट हुई, इन सबको एनालिसिस करने के बाद अब पुलिस ऑफिसर को अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करनी होती है। अब ओपिनियन वो 2 तरीके की आ सकती है। उन सारे एविडेंसेस को पढ़ने के बाद पुलिस ऑफिसर को लगा कि सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं हैं, जिससे कि अब इस एक्यूज के अगेंस्ट चार्जशीट बनाकर उसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड किया जाए। तो वो यूज करेगा, इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करेगा एज पर सेक्शन 169 सीआरपीसी या फिर उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 189 बीएनएसएस, और ये मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर दूसरी ओपिनियन ये बनाता है, सारे एविडेंसेस को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद पाता है कि एविडेंसेस इतने हैं, सफिशिएंट एविडेंसेस हैं कि इसको चार्जशीट किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो ओपिनियन बनाएगा फिर वो 170 सीआरपीसी में, और फिर वो चार्जशीट तैयार करेगा 190 बीएनएसएस, इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन है इसमें। अब जैसे ही उसने अपनी ओपिनियन बना ली, तो देखिए यहां बात हो रही है 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस, another section 170 सीआरपीसी या 190 बीएनएसएस। यहां पर डिसाइड किया जा रहा है कि एक्यूज को फॉरवर्ड करना है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष या नहीं करना है। किसको ध्यान देना, अगेन आई रिपीट, एक्यूज को फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है,
स्पेशली अगर आपको बताऊं तो यहां पर रिपोर्ट को फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं बोला गया। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आप समझने की कोशिश करो कि लॉ में कहां पर क्या लिखा गया है, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप समझ पाएंगे कि लॉ को किस तरीके से सीक्वेंस में लिखा गया, जिससे कि आप भी लॉ को आसानी से समझने लगेंगे। तो इन दोनों सेक्शंस में डिसाइड किया, अगर ओपिनियन उन्होंने कंक्लूड किया 170 सीआरपीसी या 190 बीएनएसएस के आधार पर, तो इसका मतलब कि अब वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर चार्जशीट तैयार करेगा और इस एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करेगा। और आज इसी सेक्शन की बारी है, इसी को हम डिटेल में देखेंगे। अगर उसने कंक्लूड किया कि नहीं, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो वो फिर एक्यूज को फॉरवर्ड नहीं करेगा और इसमें चार्जशीट नहीं तैयार करेगा। वो फिर उसको क्लोजर रिपोर्ट तैयार करेगा या कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार करेगा या फॉल्स रिपोर्ट तैयार करेगा या अनअकर्ड रिपोर्ट तैयार करेगा, जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन एक्यूज को यहां पर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब लास्ट सेक्शन जो इन्वेस्टिगेशन की है वो ये है कि जो भी कंक्लूजन पुलिस ऑफिसर ने यहां पर तैयार किया 189 बीएनएसएस या 190 बीएनएसएस में कुछ भी ओपिनियन तैयार किया, जो भी था, भेजना है उसको, फॉरवर्ड करना है या नहीं कर रहा है, चार्जशीट बनानी है, क्लोजर बनानी है। अब होगा क्या, 173 ये कहती है कि रिपोर्ट दोनों मैटर की 173 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड की जाएगी, तैयार की जाएगी, जिसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस में 193 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है टू द पुलिस ऑफिसर्स, टू द डिफेंस काउंसिल्स, टू द मैजिस्ट्रेट्स और जजेस ऑल्सो। तो इसको मैं बहुत डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ये वीडियो जल्दी ही आपको डिटेल में मिलेगी। हुआ ये कि कहां से शुरू हुई बातें, 154 सीआरपीसी या 173 बीएनएसएस से शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन और 173 सीआरपीसी या 193 बीएनएसएस पर जब रिपोर्ट तैयार हो गई और फॉरवर्ड भी हो गई, मैंने वहां बताया था यहां एक्यूज को फॉरवर्ड होने की बात होती है और 173 सीआरपीसी या 193 में रिपोर्ट को फॉरवर्ड करने की बात होती है। यहां एक्यूज को फॉरवर्ड करने की बात नहीं होती। इट मींस इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद अब डिसाइड जो होगा वो होगा इन तीन सेक्शंस को एक साथ देखने के बाद। इट मींस वो जो लास्ट में कंक्लूजन होगा वो होगा रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी रेड विद 169 सीआरपीसी या फिर रिपोर्ट 173 सीआरपीसी रेड विद 170 सीआरपीसी। करस्पॉन्डिंग सेक्शंस आप बीएनएसएस की भी ऐसे ही पेयर्स इनके बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है पूरे चैप्टर का, आपको ये बेसिक माइंड में बैठा के रखना। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है और बड़ा मेहनत करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस तरीके से आपको समझाऊंगा तो आसानी होगी। तो इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिए इसको, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो अब देखेंगे कि सेक्शन 170 सीआरपीसी या इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 190 बीएनएसएस कहती क्या है। अब देखिए सेक्शन 170 सीआरपीसी या 190 बीएनएसएस का भी स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बताऊंगा। इसका जो फाउंडेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से लिखी गई है। इससे क्या होगा, फाउंडेशन अगर एक बार आपके माइंड में बैठ गया तो बेसिक अंदर की जो बातें, जो अंदर इसके अंदर बातें लिखी गई हैं, उनको आप कैसे ही ना कैसे ही समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, वो रिकलेक्ट आप उनको कर पाओ। अगर स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आया, फाउंडेशन इसकी समझ नहीं आई, नींव नहीं पता चली आपको, तो दिक्कत आ जाएगी, भूलते रहेंगे। आज की वीडियो के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे 170 सीआरपीसी या 190 बीएनएसएस को। स्ट्रक्चर क्या है आप ये देखिए कि इसके अंदर टोटल 4 सबसेक्शंस हैं, 4 सबसेक्शंस हैं और सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो दिया गया है और आप ध्यान रखिए कि यही प्रोवाइजो ऐसा है जो सीआरपीसी में नहीं था। जब सीआरपीसी से ये बीएनएसएस बना है तब ये प्रोवाइजो न्यूली एडेड प्रोविजन है, इस प्रावधान को नया इसमें जोड़ा गया है, सीआरपीसी में ये नहीं था।
तो 4 सबसेक्शंस कैसे हैं उनका फंडामेंटल देखिएगा जरा। सबसेक्शन 1 बात करती है ड्यूटी टू फॉरवर्ड एक्यूज टू अ मजिस्ट्रेट। 173 में पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी लगाई गई कि आप एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे, एक्यूज को फॉरवर्ड करेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं। ये हुई सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन 2 क्या कहती है? सबसेक्शन है ड्यूटी टू सेंड सच मजिस्ट्रेट एंटायर एविडेंसेस। सबसेक्शन 1 में बताया कि आप एक्यूज को फॉरवर्ड करना, सबसेक्शन 2 में बताया कि जितनी भी एविडेंसेस इस केस में आपने कलेक्ट की सबके सबको फॉरवर्ड कर देना, सबके सबको भेज देना मैजिस्ट्रेट साहब के पास, चाहे वो ओरल एविडेंस है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और चाहे वो मटेरियल एविडेंस है। सारी की सारी एविडेंसेस जब एक्यूज को फॉरवर्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब के पास, उसी समय ये सारी एविडेंसेस भी मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजी जाएंगी। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रैक्टिकल में तो आपको ऐसा देखने को मिलता नहीं होगा। मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान देना कैसे मिलता है। ओरल एविडेंसेस का मतलब सारे विटनेसेस जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी और 180 बीएनएसएस, ये वो हैं, विटनेसेस हैं। लेकिन आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा विटनेसेस को तो जब चार्जशीट फाइल की जाती है तब तो प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन कैसे? इसी सबसेक्शन 2 में बताया गया कि हर विटनेस से पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई कि आप हर विटनेस से, चाहे वो कंप्लेनेंट है, चाहे वो विक्टिम है, चाहे वो इंफॉर्मेंट है, चाहे कोई दूसरे विटनेस है, सबसे क्या लेंगे? एक बॉन्ड लेंगे और उस बॉन्ड के थ्रू ये विटनेसेस उसी दिन कोर्ट के सामने पेश हो जाते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड उस रिपोर्ट में लगकर जाएगा जो 173 सीआरपीसी या 193 बीएनएसएस की रिपोर्ट जाती है, उसमें ये बॉन्ड लगकर जाएंगे। तो बॉन्ड के थ्रू ये सारे विटनेसेस उसी दिन मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस हो गए। इस बॉन्ड में क्या लिखा होता है कि मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आपको पेश होना है एक्यूज पर लगे चार्जेस को प्रूव करने के लिए, उनके उस चार्जेस के फेवर में एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए। ये बॉन्ड में डायरेक्शन उनको दी जाती है। तो सारे ओरल एविडेंसेस जो स्टेटमेंट होते हैं विटनेसेस के, वो थ्रू बॉन्ड कोर्ट के सामने पेश हो गए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कैसे पेश होती है सेम डे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को प्रूव करने का तरीका इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया कि 2 तरीके की एविडेंसेस होंगी, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट के मामले में ये 2 टाइप की एविडेंस होती हैं। तो डॉक्यूमेंट को या तो प्राइमरी एविडेंस उस रिपोर्ट के साथ कनेक्ट होती है या सेकेंडरी एविडेंस उस 193 बीएनएसएस की रिपोर्ट के साथ, ये दोनों टाइप की एविडेंसेस लगाई जाती हैं, जिनके थ्रू इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को उसी दिन मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दिया जाता है। अब बात आती है जितने भी मटेरियल एविडेंसेस कलेक्ट की गई, जितने भी वेपन सीज किए गए, कोई गाड़ी सीज की गई, कोई आर्टिकल सीज किया गया, उनको भी उसी दिन, जिस दिन फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष भेजी जा रही है, उस दिन पेश किया जाएगा। लेकिन ऐसा आपने प्रैक्टिकल में नहीं देखा होगा, बट ऐसा होता है। कैसे होता है? देखिए, किसी भी आर्टिकल को पुलिस जब अपने पोजीशन में लेती है तो एक मीमो तैयार करती है और उस मीमो में बताती है कि किस आर्टिकल को, उसका आइडेंटिफिकेशन, किस प्लेस से किस टाइम पर सीज किया गया है, किन विटनेसेस के सामने सीज किया गया है। तो वो मीमो की एक कॉपी, तो पुलिस स्टेशन का एक मालखाना होता है, वहां पर जहां ये प्रॉपर्टी जमा कर दी जाती है, उस मीमो की एक कॉपी इस प्रॉपर्टी के साथ दी जाती है और मालखाने में वो रखा होता है सेफ्टी के लिए। और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है मीमो की, वो 193 बीएनएसएस की रिपोर्ट के साथ ओरिजिनल कॉपी लग के जाती है। तो ये कहा जाता है कि वो आर्टिकल बेशक पुलिस के मालखाने में डिपॉजिट है, बट क्योंकि उसकी ओरिजिनल मीमो इस रिपोर्ट के साथ लग के जा रही है, तो वो थ्रू दिस मीमो ये आर्टिकल मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश हो गया। तो आपने देखा सबसेक्शन 2
सारी एविडेंसेस को मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करने की बात कहते हैं, उसी समय जिस समय सबसेक्शन 1 एक्यूज को फॉरवर्ड करने की बात करती है। अब यहां पर आपने देखा ये एक बॉन्ड, यहां से आगे जो दो सबसेक्शन बच गई, सबसेक्शन 3 एंड 4, वो इस बॉन्ड से ही रिलेटेड है। सबसेक्शन 3B और सबसेक्शन 4 दोनों ही इस बॉन्ड से रिलेटेड है। कैसे? इसके प्रोसीजर के बारे में थोड़ा इन दोनों सबसेक्शंस में बताया गया। सबसेक्शन 3 ने तो क्या किया है, जस्ट इस बॉन्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, जस्ट लाइक इसको एक्सप्लेनेशन कह सकते हो आप सेक्शन 2 में लिखे हुए बॉन्ड का। और जो सबसेक्शन 4 है वो क्या एक्सप्लेनेशन है मैं बताऊंगा अभी। ये जो सबसेक्शन 4 है यहां पर भी ये बताया गया बॉन्ड विटनेसेस से ले लिया, लेकिन इसका क्या करेगा, नंबर एक बात, इस बॉन्ड की 2 कॉपी होंगी। नंबर दूसरी बात, वो जो दूसरी कॉपी होगी इस बॉन्ड की, उसको तो दे दिया जाएगा उस विटनेस को जिससे ये बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है, जिससे कि उसे पता रहे कि किस डेट पर, किस टाइम पर, किस कोर्ट में उसे जाना है। नंबर 2, तीसरी बात कि इस बॉन्ड की जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो जाएगी 193 की रिपोर्ट के साथ ओरिजिनल उस मजिस्ट्रेट साहब के पास जहां पर ये रिपोर्ट फाइल होनी है, जो इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड। तो ये थी 4 सबसेक्शंस जो सेक्शन 170 सीआरपीसी या 190 बीएनएसएस में बताई गई। ये मैंने बताया कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा है सेक्शन 170 या 190 बीएनएसएस का। अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये सबसेक्शंस कहती क्या हैं। देखिए सबसेक्शन 1 की पहले बात करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस देख ली है वो बहुत आसानी से सबसेक्शन 1 को समझ जाएंगे, और बहुत कुछ तो मैंने कल ही बता दिया था इसके बारे में। तो ये कहीं ना कहीं 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस, देखिए आप ऑफेंड मत हुई जब मैं ये सेक्शंस को रिपीट करता हूं, और ये रिपीटेशन मैं केवल आपके लिए करता हूं, मैं तो वीडियो छोटी हो जाएगी नहीं रिपीट करूंगा तो कोई बात नहीं, बट रिपीटेशन इसलिए है कि जब ये वर्ड्स आपको बार बार सुनाई देंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और इजीली आप इनको रिकलेक्ट कर पाएंगे। मेरा केवल और केवल ये पर्पज है रिपीटेशन का। कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं ये सोच के कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन है, मेरे रिपीटेशन के पीछे एक पर्पज है। तो सेक्शन 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर ने यह डिसाइड किया कि सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है इस एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो उसको रिलीज कर देगा अगर वो कस्टडी में है। तो कस्टडी में नहीं है तो उसकी रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट साहब को बता देगा कि जी हमने क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर दी है। ये उसका उल्टा है। Upon investigation, it appears to the officer in charge of police station that there is sufficient evidences or reasonable grounds of suspicion to justify the forwarding the accused to the magistrate. Investigation के बाद कंक्लूड किया कि sufficient evidences हैं या फिर reasonable grounds हैं suspicion के, तो ये ऑफिसर को ड्यूटी लगाई गई, सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड सच एक्यूज्ड अंडर कस्टडी टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कस्टडी में फॉरवर्ड करेगा। आगे बताऊंगा ये कस्टडी में फॉरवर्ड कैसे करेगा। कस्टडी में अंडर कस्टडी उसको फॉरवर्ड करेगा कहां, ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जो इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हो। आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक एक वर्ड लिखा हुआ प्रोविजन में इंपॉर्टेंट होता है। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, कहां फॉरवर्ड करेगा, मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई द ऑफेंस।
अगर ट्राई नहीं करना है तो फिर कमिटल की पावर होगी आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है जिनको आप बहुत सीरियसली कभी लेते नहीं है। जब मैं 173 सीआरपीसी या 193 बीएनएसएस पढ़ाऊंगा ना तो आपको इसकी हेल्प मिलेगी। देखना ऐसी सिचुएशन वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितने मीनिंगफुल वर्ड्स हैं और इनको मिस कर देने के बाद आपको कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहां पर मैंने जैसे कि फंडामेंटल जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब बताया था कि केवल एक्यूज को फॉरवर्ड करने की बात यहां पर होती है। तो कब करेगा फॉरवर्ड, उसके दो बातें कि जब सफिशिएंट एविडेंसेस अवेलेबल हो या रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन अवेलेबल हो, देन एक्यूज को, केवल एक्यूज को फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं, यहां पर रिपोर्ट फॉरवर्ड करने की बात नहीं कर रहे हैं। और कैसे मजिस्ट्रेट को जो ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हो, ऐसे ऑफेंसेस के ऐसे मजिस्ट्रेट्स आपके पास कस्टडी में फॉरवर्ड कर देगा। जब जब आप ऑफेंसेस देखेंगे तो दो टाइप के ऑफेंसेस होंगे, एक बेलेबल ऑफेंस, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज का राइट है कि वो बेल मांग सकता है अरेस्ट होने के बाद। नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज का राइट नहीं है बल्कि वो कोर्ट की या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डिस्क्रिशन है कि वो बेल पर रिलीज करे या ना करे। तो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस था तो उसके लिए ऊपर वाला पार्ट वहां कह दिया कि अगर आपने अरेस्ट किया हुआ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो आप उसे कस्टडी में फॉरवर्ड कर देना मैजिस्ट्रेट साहब के पास। आगे की बात बताती है, और अगर वो ऑफेंस, इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, नॉट नॉन बेलेबल, बेलेबल अगर ऑफेंस है और द एक्यूज इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी भी देने के योग्य है और दे रहा है, तो पुलिस ऑफिसर पर एक ड्यूटी लगाई, शैल वर्ड यूज किया है। सच पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम द एक्यूज फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट। अगर बेलेबल ऑफेंस है, उसको अरेस्ट किया और वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई, शैल टेक सिक्योरिटी। आप मना नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर उसको सिक्योरिटी लेने से, सिक्योरिटी लेंगे और फिर सिक्योरिटी लेके वो जो बॉन्ड भरवाया आया उसमें बता देंगे कि आपको पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष अपीयर होना है। तो नॉन बेलेबल की अलग प्रोसीडिंग, बेलेबल ऑफेंस की अलग प्रोसीडिंग। अब तीसरी कैटेगरी यहां पर और बनेगी कि मान लो ऑफेंस नॉन बेलेबल था और जब अरेस्ट कर लिया तो कस्टडी में फॉरवर्ड कर देंगे अगर बेल नहीं दिया उसको कोर्ट ने या पुलिस ऑफिसर ने। तो दूसरा, नॉन बेलेबल ऑफेंस तो है बट अभी तक अरेस्ट ही नहीं किया है, और अरेस्ट नहीं किया है तो अब उसको कस्टडी में कैसे पेश करेंगे। बेलेबल के लिए तो नीचे बता दिया, नॉन बेलेबल के लिए ऊपर बोला, हालांकि एग्जैक्ट नॉन बेलेबल वर्ड यूज नहीं हुए वहां पर, लेकिन बोला है ना इन कस्टडी आप पेश कर देना, अपना अरेस्ट कर रखा है तो वो नॉन बेलेबल का ही पार्ट है। ऐसी सिचुएशन में पहले प्रॉब्लम आती थी क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं था। कभी कभी मैजिस्ट्रेट ये कहते थे क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आप अरेस्ट करके कस्टडी में क्यों नहीं लेके आए एक्यूज को। पुलिस ऑफिसर क्या करते थे, इन्वेस्टिगेशन किया, उनको लगा कि अरेस्ट की आवश्यकता नहीं है तो उसको बिना अरेस्ट किए ही उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देते थे कोर्ट में। तो कभी कभी मैजिस्ट्रेट कहते थे कि आपके पास पावर कहां से आई, 170 तो कहती है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आप उसको कस्टडी में ही पेश करेंगे, तो आप उसे अरेस्ट करके क्यों नहीं लाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी कि पुलिस अगर विदाउट अरेस्ट लेके आ रही है चार्जशीट तो मैजिस्ट्रेट एम्फेसाइज ना करे कि अरेस्ट करके ही लाया जाए। बट अब अच्छा कर दिया है लेजिस्लेचर ने, क्या किया मैं अभी आगे दिखाऊंगा। सबसेक्शन 1 में एक चेंज आया है और वो चेंज पूरे 170 सीआरपीसी या 190 बीएनएसएस में केवल एक ही चेंज है और वो सबसेक्शन 1 में किया गया और प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है। तो ये बॉन्ड के तो दिखाया केवल बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में तो कस्टडी में जा रहा था तो वहां बॉन्ड लेने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन आ रहा था कि जब अरेस्ट नहीं होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, देन अभी तक कोई उससे बॉन्ड भी नहीं भरवाया जाएगा क्योंकि यहां बात ही नहीं हुई है। बॉन्ड जब भरवाएंगे जब उसे बेल पे छोड़ रहे होंगे, तो यहां एक समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं इस समस्या का सॉल्यूशन
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट में 2014 में कर दिया था और कहा था कि आप 41A सीआरपीसी का नोटिस दें और उससे वो बाउंड हो जाएगा कोर्ट में अपीयर होने के लिए, जस्ट लाइक जैसे कि बेलेबल ऑफेंस में बॉन्ड भरवाने से वो बाउंड हुआ था। बट 41A सीआरपीसी को बताते हैं लोग केवल उन ऑफेंसेस तक है जिनमें पनिशमेंट अप टू 7 इयर्स है, बट इन माय ओपिनियन वो सभी के लिए है। जहां पर पुलिस ऑफिसर ने डिसाइड किया कि अब एक्यूज को अरेस्ट नहीं करना है, तो वो इररेस्पेक्टिव ऑफ पनिशमेंट कितनी है उसमें, वो सब के लिए है। आप मेरी वीडियो देखना, मैंने लॉजिकली वहां पर समझाया हुआ है। तो उसको वो बॉन्ड, एक तरीके का वो भी बॉन्ड है, उसमें बताया जाता है कि आपको जहां बुलाया जाएगा, जब बुलाया जाएगा, अपीयर होना है और इसकी कंडीशन की अगर वो वायलेशन करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा, कस्टडी में चला जाएगा। अब नए लॉ में क्या किया लेजिस्लेचर ने, इस सेक्शन में एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया और प्रोवाइजो में स्पेसिफिकली लिख दिया गया कि प्रोवाइडेड दैट if the accused is not in custody, the police officer shall take security from such person for his appearance before the magistrate. इन्होंने कह दिया कि अगर accused person कस्टडी में नहीं है तो अब तो यहां पर बेलेबल ऑफेंसेस में भी मिल गई ये पावर पुलिस ऑफिसर को और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी पावर मिल गई कि अगर उसने अरेस्ट नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक ड्यूटी भी लगा दी साथ के साथ कि अगर अरेस्ट नहीं करना है, आप कस्टडी में नहीं है वो एक्यूज, तो आप उससे एक बॉन्ड लेंगे, सिक्योरिटी बॉन्ड लेंगे। और क्या लिखा होगा उसमें बॉन्ड में कि आप मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश हो जाएंगे जब भी आपको बुलाया जाएगा। एंड द मैजिस्ट्रेट टू whom such report is forwarded shall not refuse to accept the same on the ground that the accused is not taken in custody. दो बातों में प्रोवाइजो बताया, एक ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की और दूसरी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की। पुलिस ऑफिसर को तो बोल दिया कि अगर आप कस्टडी में नहीं ला रहे हैं तो सिक्योरिटी बॉन्ड लेके आइए, और मैजिस्ट्रेट साहब के लिए बोल दिया कि अगर पुलिस ऑफिसर ने ऐसा ऑप्ट किया, विदाउट अरेस्ट वो चार्जशीट फाइल करना चाहता है, बॉन्ड लेकर आया है, तो आप इस रिपोर्ट को केवल और केवल इस बात के कारण रिफ्यूज नहीं करेंगे लेने से कि आप एक्यूज को कस्टडी में क्यों नहीं लेके आए। ऐसा अब लॉ में एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया गया है। तो जो समस्या पहले खड़ी होती थी वो अब दूर हो गई। ये थी सबसेक्शन 1 कंप्लीट। सबसेक्शन 2 बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने पहले ही डिटेल में बता दिया कि सारी की सारी एविडेंसेस को मजिस्ट्रेट साहब के पास सेंड करना है उसी समय जिस समय सबसेक्शन 1 में एक्यूज को फॉरवर्ड किया जा रहा है। किस तरीके से फॉरवर्ड होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, तो वहां पर वेपन, आर्टिकल्स, सारी चीजें फॉरवर्ड होंगी। किस किस को कैसे कैसे फॉरवर्ड करेंगे वो पीछे मैंने डिस्कस कर दिया है। सबसेक्शन 3 एक रह जाती है जो डिस्कशन से बच गई थी, और उसमें यह लिखा गया, वो भी बॉन्ड से रिलेटेड है जैसा कि स्ट्रक्चर में मैंने बताया, और केवल एक्सप्लेनेशन है एक बॉन्ड का। वहां पर यह बोला कि अगर बॉन्ड, मान लो ये बोला गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश होना है, अगर बॉन्ड में ऐसा लिख दिया गया है, जब चार्जशीट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास जाती है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, इस केस को कभी कभी किसी मैजिस्ट्रेट को मार्क कर देते हैं कि आप इसको सुनिए, आप इसका ट्रायल करिए। तो अब बॉन्ड उन मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश होने का तो नहीं था। इन मैजिस्ट्रेट साहब ने मान लो किसी विटनेस को बुलाया और वो कहता है मैं तो नहीं जाता, मैजिस्ट्रेट साहब इसके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर देते, तो इनके काउंसिल साहब आके ये कहेंगे कि जी आपका तो बॉन्ड था ही नहीं मेरे पास, बॉन्ड तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब का था, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, तो मेरे खिलाफ आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। उस बात को काउंटर करने के लिए सबसेक्शन 3 में यह कहा गया कि अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बॉन्ड में लिखा गया था और उन्होंने कोई रेफर कर दिया मैजिस्ट्रेट को, तो ये बॉन्ड अब मैजिस्ट्रेट साहब के लिए भी माना जाएगा। और सबसेक्शन 4 में बता ही दिया था कि उसकी 2 कॉपी होंगी, एक कॉपी उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने वाले को दे देंगे, ओरिजिनल कॉपी रिपोर्ट के साथ मैजिस्ट्रेट साहब को भेज दी जाएगी। यह है कंप्लीट सेक्शन 170।
उम्मीद करता हूं कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में दी है, कुछ एक्सक्लूसिव है, कुछ नया आपने सीखा, याद रखने में आसानी होगी और स्ट्रक्चर भी आप समझ गए होंगे। इवन पूरे चैप्टर 13 बीएनएसएस या चैप्टर 12 सीआरपीसी का भी स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक यार जरूर करिए। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए पहले तैयारी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ बहुत सारी, फिर उसको देखता हूँ कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूं जो आपको आसानी से समझ आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, एक अच्छी सेक्शन के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।